everyone, welcome to my channel Astha's Amazing Science. So I have already started chapter 2, that is land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources, as we have been started chapter 2 of class 8 NCERT geography book, as I have already uploaded part 1, 2, 3 of this chapter that I have given in the description box. You can see those video in the from that link. Okay. सो आज हम लोग इसी चैप्टर के कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे. फर्स्ट टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी. कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है हमारे वाटर की अवेलेबिलिटी की. सो दिस टॉपिक इज दैट. ओके, सो लेट्स सी दिस टॉपिक. प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी. देयर इज स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन many regions of the world. Most of Africa, West Asia, South Asia, part of Western USA, Northwest Mexico, part of South America and entire Australia are facing shortage in the fresh water supply. So क्या हो रहा है कि हमारे पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पे स्कार्सिटी हो रही है हमारे वाटर. स्कार्सिटी मतलब कि कमी है हो रही है हमारे वाटर की. कौन से वाटर की? फ्रेश वाटर की. फ्रेश वाटर सप्लाई. एज वी नो दैट देयर इज so much water in the earth, on the earth, because so that's why it is called as the water planet also. But बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी हो रही है हाँ वाटर की. कौन से वाटर की? फ्रेश वाटर की. सो लेट्स सी कौन कौन से रीजन्स में हो रही है ये मैं बताती हूँ. मोस्ट ऑफ अफ्रीका में, मोस्ट रीजन में, वेस्ट एशिया में, साउथ एशिया में, पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका और एंटायर मीन्स और पूरे ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, ये लोग फेस कर रहे हैं शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर सप्लाई का. वाटर तो अर्थ पे बहुत है बट फ्रेश वाटर सप्लाई बहुत कम है. एज country is located in a climatic zone most susceptible to drought, face great problem of water scarcity. वो कंट्रीज़ जो क्लाइमेटिक जोन में एक तरह से हैं, वो कंट्रीज़ जो लोकेटेड है हमारे क्लाइमेटिक जोन में, वो ड्राफ्ट हो रहा है मीन्स सूखा पड़ जा रहा है और वो बहुत ग्रेट प्रॉब्लम को एक तरह से फेस कर रहे हैं ऑफ वाटर स्कार्सिटी, वाटर की स्कार्सिटी का. Thus water shortage may be consequence of variation in seasonal or annual precipitation of, or the scarcity is caused by over exploitation and contamination. और अब जब हम लोगों ने प्रॉब्लम देखी कि कहाँ कहाँ ये है स्कार्सिटी हमारे वाटर की, बट आपको क्या पता है कि क्यों है ये स्कार्सिटी की प्रॉब्लम. लेट्स सी. तो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे पॉपुलेशन की डिमांड बढ़ रही है. एंड जब डिमांड बढ़ रही है तो पीपल्स ओवर यूज़ कर रहे हैं अपने इस वाटर द रिन्यूएबल रिसोर्स का. एज ओवर यूज़ करने के साथ साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं वाटर बॉडीज़ को, हम लोग पॉल्यूटेड बना रहे हैं. ओके, सो ये तो हमारा था प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स. बिफोर सीइंग दिस टॉपिक, फर्स्टली वी हैव टू सी दिस बॉक्स, दिस वन do you know box. Okay, so have you ever heard about a water market? Amreli city in Saurashtra region with a population of 1.25 lakh is completely dependent on purchasing water from the nearby talukas. क्या आपने कभी हर्ड किया है अबाउट वाटर मार्केट? वाटर मार्केट के बारे में क्या आपने कभी भी हर्ड किया है? जो अमरेली सिटी में है इन सौराष्ट्र रीजन में, उसकी पॉपुलेशन है 1.25 लाख और ये कम्प्लीटली डिपेंड है क्या करने पे, परचेज करने में वाटर फ्रॉम दी नियर बाय तालुकास.
अब हम लोगों ने जब प्रॉब्लम देखी कि कौन कौन सी प्रॉब्लम है, तो उसका कोई सल्यूशन भी हमें पता होना चाहिए. सो व्हाट इज सल्यूशन? हाउ कैन वी कंजर्व वाटर? Water is a resource. Okay, so let's see the line by line explanation. Access to clean and adequate water source is the major problem facing the world today. Steps have to be taken to conserve the dwindling resource. Means access of clean water और fresh water जो sources हैं वो मेजर प्रॉब्लम बन गए हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में आज के टाइम में, क्योंकि अब ह्यूमंस हम लोग इतना ज़्यादा ओवर यूज़ कर चुके हैं, इतना ज़्यादा पोल्यूटेड बना चुके हैं रिवर्स को एंड अदर जो हमारे फ्रेश वाटर फैसिलिटीज़ हैं उन्हें, जिससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई जो वर्ल्ड के बहुत सारे रीजन में फेस की जा रही हैं. स्टेप्स हैव टू be taken to conserve this dwindling resource. Even through water is a renewable resource, its overuse and pollution make it unfit for use. Means यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स हैं जो टेक किए जाने चाहिए टू कंजर्व इस डिविडलिंग मीन्स सिकुड़, ये जो रिसोर्स है जो सिकुड़ रहा है, इस रिसोर्स को हमें एक तरह से कंजर्व करना है. तो हमें बहुत सारे स्टेप्स टेक करने चाहिए इस रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए. सो अब हम लोग देखेंगे कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हम लेंगे जिससे हमारा वाटर जो रिसोर्स है वो कंजर्व हो जाए. और इसका ये एक तरह का रिन्यूएबल रिसोर्स आई हैव ऑलरेडी टेल यू. और इसका ओवर यूज़ और पॉल्यूशन क्या बनाता है, इसे अनफिट बनाता है फॉर यूज़ करने के लिए. As you can see in this picture, in this image, what you are seeing, what is this? This is a river. Yamuna is getting polluted due to sewage industry effluents and garbage. आप देख सकते हैं ये यमुना नदी है, ये रिवर यमुना है एंड ये कैसे पोल्यूटेड हो गई ड्यू टू सीवेज, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस एंड गार्बेजेस की वजह से. सो लेट्स कम टू आवर टॉपिक. डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शियली treated sewage, agriculture, chemical and industrial effluents in water bodies are major contaminants. They pollute water with nitrates, metal and pesticides. Means जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो डिस्चार्ज कर दे रही हैं जो वाटर है बिना ट्रीट किए और पार्शली ट्रीट किए डायरेक्ट रिवर्स में सीवेज, एग्रीकल्चर, केमिकल्स. और आपको पता ही है इंडस्ट्रीज़ में किस किस तरह के बहुत तरह के केमिकल्स का यूज़ करते हैं एंड बहुत सारी थिंग्स बनाते हैं और उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो अब हम लोग क्या कर रहे हैं रिवर्स में डायरेक्ट डिस्चार्ज कर दे रहे, जिसकी वजह से हमारी रिवर पॉल्यूट होगी और दे पॉल्यूट वाटर. वो क्या कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं वाटर को विद नाइट्रेट्स, मेटल एंड पेस्टिसाइड्स. सो इसकी वजह से किसको किसको हार्म हो रहा, हम लोगों को भी हार्म हो रहा क्योंकि ये फ्रेश वाटर और हम लोग इसी को ड्रिंक करते हैं एज, बट ये फ्रेश वाटर है लेकिन हम इन सबको कंजर्व करने की जगह इसे पॉल्यूट कर रहे हैं. ओके, so then come to this. Most of these chemicals are non-biodegradable and reach human bodies through water. और इसमें से बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है और वो हमारे ह्यूमन बॉडीज़ तक वाटर के थ्रू पहुंच रहे हैं. वाटर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग दीज इन्फ्लुएंस सुटेबल बिफोर रिलीजिंग दैम इन वाटर बॉडीज. एज मैंने आपको बताया कि जैसे ह्यूमन बॉडीज़ पे भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है एंड जो वाटर बॉडीज़ में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उन पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है. और ये जो केमिकल्स है बहुत सारे ऐसे केमिकल हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं. वाटर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग दीज इन्फ्लुएंस सुटेबल बिफोर रिलीजिंग दैम इन द वाटर. और हमें क्या करना चाहिए कि वाटर में इन केमिकल्स को रिलीज़ करने से पहले हमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को यूज़ करना चाहिए क्योंकि उससे इसमें जो भी केमिकल्स हैं उसे हम लोग
वाटर बॉडीज में ना जाने दें। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर slow the surface runoff and replenish underground water. Water harvesting is another method to save surface runoff. As मैंने आपको एक मेथड बताया जिसे हम लोग कंजर्व कर सकते हैं अपने वाटर को, वो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एंड फॉरेस्ट में और अदर वेजिटेशन क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं स्लो द सरफेस रन ऑफ और रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट एक तरह से कंजर्विंग मेथड है हमारे वाटर रिसोर्स का, वो है वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग से क्या होता है कि हमारा जो रेन वाटर है कुछ पाइप्स के थ्रू एक अंडरग्राउंड टैंक में जाके कलेक्ट हो जाता है, जिससे हम अगर कभी भी स्कार्सिटी हो हमारे वाटर की तो उसे हम लोग उस समय यूज़ कर सकें। या अनदर मेथड है द कैनल यूज्ड फॉर इरिगेशन फील्ड शुड बी प्रॉपरली लाइंड टू मिनिमाइज losses by water seepage. Sprinklers effectively irrigation the area by checking water losses through seepage and evaporation. In dry region, the high rate of evaporation, drip or trickle irrigation is very useful. The valuable water resource can therefore be conserved by adopting these means of irrigation. इस वाले पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है कि अगर हम लोग 2 टाइप के इरिगेशन के मेथड्स को यूज़ करें, फर्स्ट है स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। सो स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं? कुछ नहीं, बस जो स्प्रिंकलर सिस्टम है वो एक जैसे आप आर्टिफिशियल रेन कर दें पूरे क्रॉप्स पे, उसे हम लोग कहेंगे स्प्रिंकलर सिस्टम और इरिगेशन का। एंड ड्रिप सिस्टम होता है कि बहुत सारी पाइप्स के थ्रू हम लोग क्या करें, पाइप्स को डायरेक्ट उस क्रॉप्स के रूट्स तक पहुंचाकर उसमें कुछ कुछ ड्रॉप्स ऑफ वाटर दे दे, कुछ बूंद दे दे, जिससे क्या होगा कि हमारे वाटर ज़्यादा रिड्यूस भी नहीं होगा एंड हम लोग कंजर्व कर सकते हैं वाटर को। ओके, सो ये 2 ऐसी ट्रिक्स हैं जिससे क्या होगा कि हमारा जो वाटर है कंजर्व हो जाएंगे। सो मैंने आपको 4 टाइप्स ऑफ ट्रिक्स मेथड्स बताया कंजर्वेशन के, जिससे हमारा वाटर द रिसोर्स क्या हो जाए, इस तरह से कंजर्व हो जाए। बिफोर गेटिंग टू अवर टॉपिक, फर्स्टली वी हैव टू सी दिस वन, डू यू नो? ओके, दिस वन, दिस डू यू नो? ओके, सो let's see. Do you know? Rainwater harvesting is the process of collecting rain water from rooftop and directing it to the appropriate location where it is stored for future use. On an average, one spell of the rain for 2 hours is enough to save 800 liters of water. Means rainwater harvesting, as I have told you here. So rainwater harvesting बहुत अच्छा प्रोसेस है वो रेन वाटर को कलेक्ट करने का, जिससे क्या होगा, क्या करते हैं हम लोग रूफ टॉप पे से एक पाइप को डायरेक्ट ग्राउंड तक पहुंचाते हैं एंड जो रूफ पे वाटर गिरता है वो पाइप के थ्रू कहाँ जाता है, उस टैंक में जाता है। और अगर 2 आवर्स के लिए भी रेन होती है तो क्या होगा कि हमारे 800 लीटर्स वाटर सेव हम लोग कर सकते हैं। सो यू कैन थिंक दैट हाउ मच दिस क्वांटिटी इज। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू कंजर्व आवर वाटर द रिसोर्स बिकॉज इट इज़ वेरी प्रीशियस वन। सो कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। सम school children were visiting an exhibition. So 1 second, ये जो हम अभी आपको ये पैराग्राफ में कुछ नहीं, बस ये एक स्टोरी है जिससे हमें
आगे की थिंग्स अच्छे से समझ में आ जाएंगी। सम स्कूल्स चिल्ड्रेन वर विजिटिंग एन एग्जीबिशन, कुछ स्कूल के जो चिल्ड्रेन हैं कहाँ विजिट कर रहे हैं एग्जीबिशन में, ऑन ए हैंडीक्राफ्ट में। द आर्टिकल्स इन द एग्जीबिशन वर कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और ये जो इसमें जो आर्टिकल्स जो यूज़ किए जा रहे हैं एग्जीबिशन में वो कलेक्ट किए गए हैं इस कंट्री के डिफरेंट पार्ट से। मोना picked up a bag and exclaimed, "This is a beautiful handbag." "Yes, it is made from jute," the teacher said. जो मोना एक नाम की लड़की, उसने एक बैग उठाते हुए कहा ये कितना ब्यूटीफुल हैंड बैग है। तो फिर उसके बाद उनकी जो टीचर थी वहाँ पे, उनकी टीचर ने बोला कि हाँ ये बहुत ब्यूटीफुल है और ये जूट से बना है। डू यू सी दोज बास्केट लैम्प शेड्स एंड चेयर, क्या आप उन बास्केट को, लैम्प्स को एंड शेड्स को एंड चेयर्स को देख रहे हो? दोज आर मेड फ्रॉम कैन्स एंड बैम्बूज। इन ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न ईस्ट ह्यूमन region of India, bamboo grows in planting. अब क्या जो टीचर थी उनकी वो कह रही हैं हाँ ये बहुत ब्यूटीफुल है, ये जूट से बना है। एंड उन्होंने कहा क्या तुम इन सारी बास्केट, लैम्प शेड और चेयर को देख रहे हो? ये किससे बने हैं? कैन्स एंड बैम्बूज से बने हैं। और ये कहाँ पे एक तरह से ग्रो मिलते हैं हमें? बाय द ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न ह्यूमिड रीजन ऑफ इंडिया, बैम्बू ग्रो प्लांटिंग। जैसी वॉज एक्साइटेड टू सी ए सिल्क स्कार्फ, जैसे बहुत एक्साइटेड थी सिल्क का स्कार्फ देखने के लिए। शी सी दिस ब्यूटिफुल स्कार्फ, द टीचर एक्सप्लेन दैट सिल्क इज obtained फ्रॉम सिल्कवर्म दैट आर bred on mulberry tree. टीचर ने एक्सप्लेन किया कि ये सिल्क से ऑब्टेन्ड है, ये ब्यूटीफुल जो स्कार्फ है ये हमें सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन्ड हुआ है, और सिल्क वॉर्म मुलबरी ट्रीज पे के पत्ते खाते हैं। द चिल्ड्रन अंडरस्टूड दैट प्लांट्स प्रोवाइड अस विद many different products that we use in our day to day life. अब जो बच्चे थे वो समझ गए कि प्लांट्स हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। Natural vegetation and wildlife exist only in the narrow zone of contact between the lithosphere, hydrosphere and the atmosphere, that is called biosphere. और जो natural vegetation, wildlife है वो exist करती है only narrow zone में ही, जैसे contact between lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. As lithosphere आपको पता है land surface, hydrosphere the water surface and the atmosphere जो air. आप केवल लैंड पे तो रह नहीं सकते हो, विदाउट एटमॉस्फेयर आप रहोगे नहीं, विदाउट वाटर आप रह नहीं सकते। लिथोस्फीयर का अकेला होना ज़रूरी नहीं है, उसके साथ हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर भी होना चाहिए। और आप ना तो हाइड्रोस्फीयर में ही केवल रह सकते हो और ना तो आप केवल एटमॉस्फेयर में ही रह सकते हो। आपको इन तीनों फेयर्स की ज़रूरत है। तो जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसे हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं। In the biosphere, living beings are interrelated and interdependent on each other for survival. और इस बायोस्फीयर में जो लिविंग बींग्स हैं वो इंटररिलेटेड हैं, इंटररिलेटेड हैं एंड इंटरडिपेंडेंट है और एक दूसरे पर फॉर दी सर्वाइवल। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज इकोसिस्टम। मीन्स ये जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है ये इकोसिस्टम है। Vegetation and wildlife are valuable resource. Plant provide us the timber, gives shelter to animal, produce oxygen we breathe, protect soil. मीन्स अभी जो वेजिटेशन है और वाइल्ड लाइफ है ये बहुत वैल्यूएबल रिसोर्स है, बिकॉज हम जो प्लांट्स हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स। जैसे हम लोगों को क्या प्रोवाइड करते हैं? प्लांट्स टिम्बर प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर एनिमल्स के लिए शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, प्रोड्यूस ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम लोग ब्रीथ करते हैं, सॉइल को भी प्रोटेक्ट करते हैं। और एसेंशियल फॉर ग्रोइंग
क्रॉप, और ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल है क्रॉप की ग्रोथ के लिए भी। एक्ट एज अ शेल्टर बेल्ट, और ये एक तरह शेल्टर बेल्ट्स की तरह एक्ट करता है। हेल्प इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर के लिए भी, अंडरग्राउंड वाटर के स्टोरेज के लिए भी बहुत हेल्प करता है। फ्रूट्स भी देते हैं, नट्स भी देते हैं, लैटेक्स भी देते हैं, सर्पेंटाइन ऑयल भी देते हैं, गम देते हैं, मेडिकल प्लांट्स होते हैं, एंड ऑल्सो द पेपर दैट इज़ सो एसेंशियल फॉर योर स्टडी, और पेपर्स भी देते हैं जो बहुत ज़्यादा एसेंशियल हैं हमारी स्टडीज़ के लिए। सो यू कैन थिंक हाउ मच एसेंशियल the plants and the natural vegetation and wildlife is very much important. There are innumerable uses of plant and you can add some more. और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ही बहुत सारे थिंग्स हैं जो प्लांट्स के हम लोग यूज़ करते हैं, और आप कुछ और भी ऐड कर सकते हो अपनी तरफ से। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट एज वेल एज द एडेक्वेट लाइफ फॉर्म। वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट और एज वेल एज एडेक्वेट लाइफ फॉर्म्स को क्या करते हैं, इधर से लेते हैं। वाइल्ड लाइफ में रहते हैं एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट एंड एज वेल एज एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स। They provide us milk, meat, hide and wool. और ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, ये हमें प्रोवाइड करते हैं मिल्क, मीट, हाइड्स मीन्स जो लेदर उनकी जो खाल होती है ऊपर की, हाइड्स, वूल्स। इंसेक्ट्स लाइक बीज प्रोवाइड अस हनी, हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर एंड हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले एज डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम। मीन्स अब बीज हमें हनी प्रोवाइड करते हैं, और बहुत सारे बर्ड्स, एनिमल्स क्या करते हैं हमें कि वो फ्लावर के पॉलिनेशन भी करवाता है। पॉलिनेशन का मतलब आपको पता ही होगा, पॉलिनेशन होता है किसी एक फ्लावर का, किसी एक प्लांट का, किसी बर्ड ने या फिर किसी भी चीज़ ने, किसी भी इंसेक्ट ने अपने साथ कोई सीड लाया एंड उसे किसी और जगह गिरा दिया और वहाँ पे नया पौधा या पेड़ उगाया। सो ये पॉलिनेशन होता है। और डिकम्पोजर का भी हमारे इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। द बर्ड फीड ऑन इंसेक्ट्स एंड एक्ट एज ए डिकम्पोजर एज वेल। बर्ड्स इंसेक्ट पे फीड करती हैं और एक्ट करते हैं एज ए डिकम्पोजर्स एज वेल। Vulture, due to its ability to feed on livestock, is a scavenger and considered a vital cleanser of the environment. और वल्चर उसकी एबिलिटी है ये कि वो क्या करता है, फीड करता है लाइफ स्टॉक्स में, और वो स्कैवेंजर है और कंसीडर करता है अ विटल क्लींजर ऑफ द इन्वायरमेंट। सो एनिमल्स बिग और स्मॉल, ऑल द इंटीग्रल टू मेंटेनिंग बैलेंस इन इकोसिस्टम। और चाहे कोई भी बिग हो एनिमल या फिर स्मॉल हो, क्या करता है वो सब हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस बनाते हैं। डू यू नो vulture? What is vulture? Let's see. Do you know vulture in the India subcontinent were dying of kidney failure shortly after scavenging livestock, treating with a diclofenac, a painkiller that is similar to aspirin or ibuprofen. Efforts are on to ban the drugs for livestock use and bred vulture in captivity. वल्चर इंडिया में क्या हो रहा है कि जो वल्चर हैं और इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में क्या हो रहा है कि जो वल्चर है उनकी डेथ हो रही है बिकॉज ऑफ डाइंग ऑफ किडनी फेलियर की वजह से। और ये इसलिए हो रही है क्योंकि जो लाइफ स्टॉक हैं उनको एक डिक्लोफेनेस एक ट्रीटमेंट है जिसकी वजह से जो पेन किलर है उन्हें दिया जाता है। एंड जब वो डेथ हो जाती है किसी भी तरीके से, तो जो वल्चर होते हैं वो तो उन्हें
ईट अप कर लेते हैं और क्या होता है कि जो केमिकल उनकी बॉडीज में रहता है लाइफ स्टॉक की, वो हमारे वल्चर की बॉडी में आ जाता है, जिसकी वजह से वो डाई अप हो जाते हैं बाय द किडनी फेलियर। इसीलिए जैसे कि ये पेन किलर, ऐसा पेन किलर जैसे एस्पिराइन होता है और इबुप्रोफेन होता है जो हमारे पेन को रिड्यूस करता है, उसी तरीके से डिक्लोफेनेस एक पेन किलर है जो लाइफ स्टॉक को ट्रीटेड किया जाता था। इसी की वजह से इस ड्रग को बैन अप कर दिया गया है लाइफ स्टॉक के लिए, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, जो वल्चर्स हैं वो बहुत ज़्यादा उनकी डेथ हो रही है। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव नाइस डे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। सो थैंक यू एवरीवन।